हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं टैक्स विदाउट टीयर्स। उम्मीद करती हूं दोस्तों कि आपको मेरे चैनल के अपडेट्स अच्छे लगते होंगे। अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स का पता चल सके। इसके साथ साथ आप मुझे लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन सभी पे फॉलो कर सकते हैं अपडेट्स के लिए। और साथ ही आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन टैक्स विदाउट टीयर्स लॉन्च की हुई है, जहां पे आपको बहुत सारे रेगुलर प्रैक्टिकल यूसेज के कोर्सेज मिलेंगे जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है 47 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में हमारे पास बहुत सारे अपडेट्स आए थे, बहुत सारे फेवरेबल चेंजेस भी आए थे और कई सारी क्लैरिफिकेशंस आने की उम्मीद थी, जिनमें से कई सारे सर्कुलर्स भी इशू हो चुके हैं। तो उन्हीं में से एक सर्कुलर आज मैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर है, मैं आज उसको डिस्कस करूंगी। हमेशा की तरह मैं आपको बताती हूँ, सीबीआईसी की वेबसाइट पे जाइएगा, जीएसटी में जाके एक्ट रूल्स में जाइएगा। यहां पे आप जैसे ही एक्ट रूल्स पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके पास taxinformation.cbic.gov.in मिल जाएगा और इसके अंदर आप सर्कुलर्स पे क्लिक करेंगे तो आपको जो अपडेटेड सर्कुलर्स है जिनके बारे में मैं आपसे बात कर रही हूं वो आपको मिल जाएंगे। नाउ, आज हमें जिस सर्कुलर के बारे में बात करनी है दोस्तों, वो है फेक इनवॉइस के रिगार्डिंग में। आप डेली न्यूज में सुनते हो कि आज यहाँ पे एक फ्रॉड पकड़ा गया है, आज यहाँ फेक इनवॉइसिंग का फ्रॉड हुआ है, इधर टैक्स इवेजन हुआ है, आज 500 करोड़ का टैक्स इवेजन पकड़ा है डिपार्टमेंट ने, आज 100 करोड़ का पकड़ा है, आज 1000 करोड़ का पकड़ा है। यानी डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं ये न्यूज आ रही है कि आज ये फ्रॉड हुआ, आज वो फ्रॉड हुआ, और उन सभी फ्रॉड्स के लेके बहुत सारी हमारे पास एक्चुअली कंसर्न्स रेज हो रही हैं। उसी बात की क्लैरिटी देते हुए ना गवर्नमेंट ने ये सर्कुलर इशू किया है कि एक्चुअल में इशू क्या आ रहा था दोस्तों, कि अगर फेक इनवॉइसिंग हो रही है तो सप्लायर लायबल है या रेसिपिएंट लायबल है। क्योंकि डिपार्टमेंट क्या कर रहा था कि अगर कोई भी पर्सन बैक में, सपोज कीजिए मैं एक पर्सन हूं, मैंने किसी बी पर्सन से परचेज किया है, अब बी से मैंने तो करी जेन्युइन परचेज, अब बी के पीछे चेन में कोई अगर फ्रॉड पर्सन है तो कंप्लीट चेन ओपन हो जाती है डिपार्टमेंट के पास। तो ऐसे में इंपैक्ट कौन होता है? जेन्युइन टैक्स पेयर, जेन्युइन बायर। तो उन्हीं चीजों को, कुछ चीजों को क्लियर किया है सर्कुलर में, और जो और इसमें कंसर्न्स पेंडिंग रह गए हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम सर्कुलर की बात करते हैं दोस्तों। सर्कुलर में देखिए ये कहता है, मैं इसको जूम इन कर दिया मैंने ताकि क्लैरिटी अच्छे से आ जाए। क्लैरिफिकेशन ऑन वेरियस इश्यूज व्हिच आर रिलेटिंग टू एप्लीकेबिलिटी ऑफ डिमांड एंड पेनल्टी प्रोविजन अंडर द सीजीएसटी एक्ट। अब you have come across a number of cases where the registered person, they are found to be involved in issuing tax invoices without the actual supply of goods or services, यानी झूठ मूठ के, यानी फेक इनवॉइसेस, फ्रॉडुलेंट इनवॉइसेस जो है वो इशू करने की रोज कहीं ना कहीं से खबरें आती हैं। इसी बात को देखते हुए representations they are being received from the traders as well as the field formations seeking clarification on the issue relating to applicability of the demand and penalty provision, कि किस पे डिमांड रिकवरी प्रोसीडिंग्स लगेगी, क्या बायर पे लगेगी ऐसे केस में, या जो सेलर है, सप्लायर है, उस पे लगेगी। तो देखिए इन्होंने ना एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया है। एग्जाम्पल को मैं भी थोड़ा सा आपको इलाबोरेट यहाँ पे करती हूँ, फिर उसके बाद हम इसमें जो एग्जाम्पल दे रखा है उसको पढ़ लेंगे। अब इन्होंने जो चेन ली है ना दोस्तों, वो ली है, सपोज कीजिए एक मिस्टर ए है, एक मिस्टर यहाँ पे हमारे पास है बी, और एक मिस्टर है सी। इन्होंने 3 लोगों को चेन में लिया है, ठीक है। ये आप मेन मान लीजिए सप्लायर हैं, ठीक है। ये आपके बायर हैं, बायर 1 कह देते हैं हम इसको, और ये हम इसको कह देते हैं यहाँ पे बायर नंबर 2। तो अब जो ट्रांजैक्शन हुई है वो कुछ इस तरह से हुई है कि मिस्टर ए ने बी को टैक्स इनवॉइस इशू किया, यानी सेल्स अपनी दिखाई, ठीक है। टैक्स इनवॉइस नंबर 1 कह देते हैं हम इसको, पर हमने कोई भी गुड्स या सर्विसेज नहीं दिए, ठीक है। और सेम वेज अभी हम बी और सी के ट्रांजैक्शन को बाद में एग्जामिन करेंगे। तो पहले ए ने बी को इनवॉइस इशू किया लेकिन कोई भी गुड्स और सर्विसेज नहीं दिए। तो ऐसे केस में सर्कुलर क्या कह रहा है, जहां पे ए हैज इशूड अ टैक्स इनवॉइस टू बी विदाउट द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, तो पहली चीज, क्या ये एक्चुअल में सप्लाई माना भी जाएगा या नहीं माना जाएगा? सेक्शन 7 जो है सीजीएसटी एक्ट का,
वो हमें बताता है कि सप्लाई क्या होता है, सप्लाई कब माना जाएगा कि हाँ भाई वो जीएसटी के अंदर सप्लाई टर्म को क्वालिफाई कर जाएगा, क्लासिफाई कर जाएगा, ठीक है। तो ये कंसर्न है। ऑल्सो वेदर एनी पेनल एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट मिस्टर ए, क्योंकि उसने ऐसा काम किया है, और साथ में डिमांड और रिकवरी के प्रोविजन जो है यानी सेक्शन 73 या 74 के जो प्रोविजंस है, 73 वाले कौन से होते हैं, नॉन फ्रॉड केसेस, और 74 वाले कौन से होते हैं, फ्रॉडलेंट केसेस, ये किसके अगेंस्ट लगेंगे, ये हमारा कंसर्न। सिंस देयर इज ओनली बीन इशुएंस ऑफ टैक्स इनवॉइस बाय मिस्टर ए टू मिस्टर बी विदाउट द गुड्स और सर्विस, तो पहली बात तो वो सेक्शन 7 के क्राइटेरिया में ही नहीं आएगी। यानी अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे सेक्शन 7 लगेगा ही नहीं। सेक्शन 7 जब नहीं लगा तो यानी ये सप्लाई ही नहीं माना जाएगा, सप्लाई ही नहीं है ये। तो मिस्टर ए पे कॉन्सिक्वेंस क्या होगा इसका, देखिए इन्होंने क्या कहा अब इसके बाद, एज देयर इज नो सप्लाई इन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, यानी ए ने बी को एक तरह से कोई सप्लाई ही नहीं किया है, तो नो टैक्सेबिलिटी अराइजेस अगेंस्ट ए। तो अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर यू बीइंग बायर इस तरह का काम करते हो तो जी देखो सेलर जिसने ये बिल काट के दिया है उसके अगेंस्ट तो कोई डिमांड रिकवरी के प्रोविजन नहीं लगेंगे। क्यों, क्योंकि ये तो सप्लाई ही नहीं है। बट अब क्या बात आती है इसमें, हाउएवर देखो यहाँ पे देयर विल बी नो पीनल एक्शन अगेंस्ट, बेसिकली नो डिमांड एंड रिकवरी प्रोविजन अगेंस्ट मिस्टर ए, जो इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि भाई नो पीनल एक्शन अंडर सेक्शन 73-74 शैल बी टेकन अगेंस्ट मिस्टर ए, लेकिन पेनल्टी आएगी किस रिगार्डिंग में, सेक्शन 122 सब सेक्शन 1 के क्लॉज 2 में उसके अंदर पेनल्टी आएगी। और अगर आप वो वाला क्लॉज देखोगे ना दोस्तों, तो मैं क्लॉज एक बार आपको दिखा देती हूँ क्या कहता है वो क्लॉज हमें बोलता है कि अगर आप इस तरह का कोई भी इनवॉइस इशू करते हो जहां पे आप एक्चुअल में सेल्स तो कर ही नहीं रहे हो, यानी गुड्स या सर्विसेज का कोई ट्रांजैक्शन हो ही नहीं रहा, आप सिर्फ अननेसेसरी एक बिल आप इशू करके दे रहे हो ताकि आप क्रेडिट किसी के पास पास ऑन कर पाओ, तो सेक्शन 122 जो ऑफेंस एंड पेनल्टीज के अंदर आ जाता है, यानी पेनल्टी फॉर सर्टेन ऑफेंसेस, इसके अंदर देखिए इन्होंने क्या मेंशन किया, 122 का सबसेक्शन 1 का आपके पास क्लॉज 2, यानी ही इश्यूज एनी इनवॉइस विदाउट द सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अब इसके लिए पेनल्टी क्या है आपकी, जैसे ही नीचे आते हैं हम लोग, तो ही इज लायबल टू पे अ पेनल्टी ऑफ 10,000 रुपीज और एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू द टैक्स इवेडेड, जितना टैक्स चोरी हुआ, यानी बिल में जितना टैक्स मेंशन था एक तरह से वो हो गया, विच एवर इज हायर, यानी जो भी हायर है। अब ये 10,000 की पेनल्टी दोस्तों सिर्फ सीजीएसटी एक्ट में कंबाइंड, यानी ये 20,000 की पेनल्टी हो जाती है। तो दैट मीन सप्लायर के ऊपर जो प्रॉब्लम आएगी एट द मोस्ट वो कितनी आ सकती है, हायर ऑफ या तो 20,000 और टैक्स इवेडेड, यानी इतनी ही पेनल्टी है इसके ऊपर और कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बायर के ऊपर कितनी प्रॉब्लम आ सकती है वो देखिए, क्योंकि ये मेजर कंसर्न बायर के पर्सपेक्टिव से है कि हमेशा बायर ये बोलते हैं कि मेरी क्या गलती, वो बाकी डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ कर दे तो उसके बाद भी अगर गवर्नमेंट को पता है, पीछे डिपार्टमेंट को पता है कि ये पर्सन फ्रॉड था, तो इस सिचुएशन में आप देखिए अब इन्होंने सेकंड क्वेश्चन में यही बोला, अ रजिस्टर्ड पर्सन ए ही हैज इशूड इनवॉइस टू बी, जो हमने बोला। अब बी के रिस्पेक्ट में क्या प्रोविजंस आएंगे, क्या पेनल्टीज आएगी, क्या डिमांड रिकवरी आएंगे, तो देखो सिंस बी is the person who has availed and utilized a fraudulent ITC, आइडियली गलती किसकी है, बी की है, उसने फ्रॉड आईटीसी को अवेल भी किया और उसने कहीं ना कहीं अपनी जो आगे फर्दर सप्लाई करी होगी उसके अगेंस्ट उसको एडजस्ट किया। तो ऐसे सिचुएशन में इन्होंने क्या कहा, नाउ here he shall be liable for the demand and recovery under section 74। section 74 क्या है, फ्रॉड केसेस। अगर हम इधर जाते हैं सेक्शन 74 के अंदर तो आपको ना केवल वो टैक्स जो है रिवर्स करना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देनी पड़ेगी और साथ साथ आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप सेक्शन 74 को देख सकते हो, जो आपके फ्रॉड केसेस आ जाते हैं, यहाँ पे आपके ऊपर पेनल्टी 15% भी आ सकती है, आपके ऊपर इससे ज्यादा यानी 25% भी आ सकती है और उससे ज्यादा भी पेनल्टी आपके ऊपर आ सकती है, दैट इज अप टू 50% ऑफ दी टैक्सेस। दैट मींस आपको टैक्स, इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी माइट रेंज फ्रॉम 15% टू 50%, ये आपके ऊपर प्रोविजन लग जाएगा। और साथ में देखिए फर्दर एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 75 सबसेक्शन 13,
if penal action for fraudulent ITC or utilization of ITC is taken against B under section 74, then no penalty shall be there under any other provision including 122. That means जो हमारा बायर है उसके अगेंस्ट में प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ क्या आएगी कि इसको सेक्शन 74 के अंडर इसको पेनलाइज, बेसिकली इसका डिमांड एंड रिकवरी प्रोसीडिंग्स लग जाएंगे, जहां पे इसको टैक्स भी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और साथ में पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन आता है दूसरा कि अगर ऐसे पर्सन ने आगे फर्दर कोई ट्रांजैक्शन करी, अब ये ट्रांजैक्शन जेन्युइन है या नहीं ये देखिए, आइए दोबारा से हम सर्कुलर पे आ जाते हैं। देखिए अब ये क्या कहते हैं, अ रजिस्टर्ड पर्सन ए हैज इशूड इनवॉइस टू बी विदाउट द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जो अभी हमारा केस हुआ था, यानी ए ने बी को सिर्फ एक इनवॉइस दिया, अब बी ने इनपुट भी ले लिया और उसके बाद ही फर्दर पासेस दिस इनपुट टैक्स क्रेडिट to Mr. C by issuing the invoice again without the supply of goods or service, यानी बिना गुड्स और सर्विस के उसने काम किया। तो अब डिमांड एंड पेनल्टी के प्रोविजन किस पे लगेंगे, डिमांड एंड रिकवरी के। अब देखिए इन दिस केस ITC अवेल्ड बाय B in his electronic credit ledger on the basis of fake invoice by A, यानी B ने जो इनवॉइस जो लिया A से, जिसके बेसिस पे उसने इनपुट क्लेम किया, ठीक है, आगे उसने वही इनपुट को एक तरह से अपनी सेल काट के सी के पास पास ऑन कर दिया है, ठीक है, बिना सप्लाई किए गुड्स और सर्विसेज के। तो अब देखिए द ITC अवेल्ड बाय B इन हिज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स इनवॉइस इशूड बाय A विदाउट एक्चुअल रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज इनएलिजिबल इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 16 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट B। दैट मींस सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन क्लॉज B के अकॉर्डिंगली जब तक हम लोग गुड्स या सर्विसेज रिसीव नहीं कर लेते हैं, हम लोग का इनपुट नहीं माना जा सकता, हम उसको अवेल नहीं कर सकते, जो कंडीशंस बेसिकली स्पेसिफाइड है, तो इनएलिजिबल हो गया। अब जब वो इनएलिजिबल हो गया तो देखिए आगे क्या कहता है, इन दिस केस देयर वाज अगेन नो सप्लाई ऑफ गुड्स बाय बोथ B to C in respect of the said transaction and also no tax is required to be paid in respect of the said transaction. So therefore in these cases no demand and recovery shall be done against B, ठीक है, बट यहां पे एक्शन होगा, पेनल एक्शन होगा मिस्टर बी के अगेंस्ट, किस में होगा, सेक्शन 122 सब सेक्शन 1 का क्लॉज 2 में होगा एंड सेक्शन 122 के सब सेक्शन 1 के क्लॉज 7 में होगा, ठीक है, इन दोनों में होगा। और जो सी है उस पे अगेन वही प्रोविजंस लग जाएंगे जो मिस्टर बी पे लग रहे थे। दैट मींस अगर मैं इसको अब दूसरे कलर से एक बार आपको रिप्रेजेंट कर देती हूँ, तो देखिए अब अगर ये ट्रांजैक्शन यहां पे होएगी तो बी के ऊपर क्या हो जाएगा, सेक्शन 122 का 1 का 2 और सेक्शन 122 के सब सेक्शन 1 के क्लॉज 7 वाला जो पेनल्टी है वो लग जाएगी। और सी के लिए क्या हो जाएगा, अगेन सेकंड वाला केस अप्लाई कर जाएगा। दैट मींस सेक्शन 74 इस पे लग जाएगा और इसको क्या करना पड़ेगा, वही टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी जो कि आपका 15 से लेके आपका लगभग 50% तक रेंज कर सकती है, तो ये उसको पे करना पड़ जाएगा। अब एक और सवाल भी आता है इसके अंदर, आगे देखिए, यहां तो इन्होंने ये पिक्चर क्लियर करी। अब उसके बाद यहां द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दे हैव बीन delineated in the above scenarios, they may be adopted to decide the nature of demand and penal action, कि किसके अगेंस्ट तो रिकवरी प्रोसीडिंग्स हमें लगानी है और किसके अगेंस्ट हमें ऑफेंसेस एंड पेनल्टी वाले प्रोविजंस लगाने हैं। बट स्टिल ये कोई एक कंक्लूसिव बात नहीं है कि हाँ हमेशा ही ऐसा होगा। अब इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द ऑफेंस, नेचर कि किस तरह के ट्रांजैक्शन है, कितना फ्रॉड है, कैसा फ्रॉड है। So any person who has retained the benefit of the transaction specified under subsection 1A of section 122 and on whose instance such transaction they have been conducted, जिसने करवाई है या जिसने बेनिफिट रिटेन किया उसके ऊपर भी पेनल्टी आएगी। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज के प्रोविजन लगेंगे। इट मे ऑल्सो बी नोटेड इन केस ऑफ सच रॉन्गफुल एंड फ्रॉडुलेंट अवेलमेंट ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ ITC और इशुएंस ऑफ इनवॉइसेस लीडिंग टू रॉन्गफुल अवेलमेंट एंड यूटिलाइजेशन सेक्शन 132 के भी प्रोविजंस लग सकते हैं। 132 क्या कहता है, वो बेसिकली आपके
प्रोविजंस बताता है जहां पे आपको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस, इस तरह के ऑफेंसेस जिसमें इवेजन होता है, हम फेक इनवॉइसिंग करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियर बताया अगर आपने ऐसा इनवॉइस किया, ऐसा फ्रॉड किया जिसमें आपका एक्सीड करता है 500 लाख रुपीस, तो आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 5 ईयर्स की। एंड अगर इससे छोटा किया है तो 3 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और 1 ईयर डिपेंडिंग ऑन केस टू केस। तो अपार्ट फ्रॉम दीज डिमांड एंड रिकवरी एंड द पीनल प्रोविजंस, आपके ऊपर इम्प्रिजनमेंट के भी चांसेस लग सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ फ्रॉड दैट यू हैव डन। तो अभी जो मार्केट में ये इशू है ना कि किस पे, बायर के लिए प्रॉब्लम है या सेलर के लिए है, तो यहां पे ये क्लियर किया। बट क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों, मैं एक जेन्युइन बायर हूं, मैंने परचेज भी जेन्युइन करी है, बैंक ट्रांजैक्शन भी प्रॉपर करी है, ई वे बिल भी है मेरे पास, ई इनवॉइसिंग भी है, मेरे स्टॉक इन स्टॉक आउट रजिस्टर में भी कंप्लीट डिटेल्स है कि कब मैंने माल को रिसीव किया, कब मैंने उसका फर्दर सेल किया। पर जो मेरा सप्लायर है उसकी बैक चेन में जो है कोई ऐसा फ्रॉडुलेंट पर्सन निकल गया या कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन निकल गई, सो मेरी क्या फॉल्ट है अननेसेसरी, व्हाई शुड आई बी मेड लायबल टू पे बैक दिस इनपुट टैक्स क्रेडिट और रिवर्स दिस इनपुट टैक्स क्रेडिट? इसका आंसर अभी भी नहीं आया है। क्योंकि मेरे लिए फिजिबल क्या है कि मैं अपने अल्टीमेट जो सप्लायर से मैं परचेज कर रहा हूं उसकी तो मैं डिटेल्स चेक कर सकते हूँ, बट उसके बैक में जितने और सप्लायर्स है वी कैन नॉट चेक इट, देयर इज डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी हो गई। तो वहां पे इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए, विच आई रिक्वेस्ट। अगर कोई अगर डिपार्टमेंट साइड से या गवर्नमेंट के एंड से कोई देख रहा है तो प्लीज आप इस रिक्वेस्ट को समझिए कि जो जेन्युइन बायर्स है उनकी हार्डशिप को भी दूर किया जाए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर आपको कोई कंसर्न है तो डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली टेक इट अप इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।